हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन को, जिसमें हम नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड अब तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड 5वां लेक्चर होने वाला है, जिसका पहला टॉपिक है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। चूँकि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? पटना में। ठीक ठीक है। अगर बात करें नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की, तो यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। ठीक, अगर बात करें इसके लक्ष्य की, तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो शोधकर्ता होंगे वो डॉल्फिन के प्राकृतिक पर्यावास में उनके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध करेंगे। ठीक, अब बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक एक्वेटिक मैमल है। ठीक, जो कि फ्रेश वाटर के साथ साथ ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है। अगर बात करें करंट की, तो वर्तमान में विश्व में जो नदी डॉल्फिन की जीवित प्रजाति है वो कितनी है? तो 6 है। पहले कितनी थी? 7। अब कितनी बची? 6। सातवीं नदी जो डॉल्फिन थी वो थी बैजी या चीन नदी डॉल्फिन। उसको 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो किसे विलुप्त घोषित कर दिया गया? बेचारी बैजी को। दुख है उसके लिए। आगे देखते हैं कुछ डॉल्फिन्स कौन कौन से नदी में पाई जाती हैं। बैजी के बारे में देखें तो जो बैजी डॉल्फिन है वो यांगसी रिवर में पाई जाती है। जो वूलन है वो इंडस की है, और जो बोटो है वो अमेजन रिवर की है, और जो गंगेटिक डॉल्फिन होता है वो गंगा रिवर में पाया जाता है। ये सारे के सारे जो प्रजातियां हैं ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला न्यूज है वो अगला न्यूज है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, यानी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन। ठीक, तो बात करें अगर नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा की, तो 24 अक्टूबर 2023 एशिया और दक्षिण अमेरिका, कौन? एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने, कितने देशों ने? 11 देशों ने विश्व में जो बची हुई 6 जीवित प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटो में एक ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो किसने किया? एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030 के जो हस्ताक्षरकर्ता 11 देश हैं वो कौन से हैं? वो हैं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला। ठीक, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। यूपीपीसीएस में अक्सर डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहते हैं। जैसे ओजोन दिवस, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ठीक है, जो अगला न्यूज है वो है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। ठीक, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि 25 फरवरी 2024 को किसने? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। किसका? सुदर्शन सेतु का। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। अब ये करता क्या है? ये ओखा मुख्य भूमि, जो ओखा मेन लैंड है, उसको बेट द्वारकाद्वीप से जोड़ता है। ठीक, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 2.32 किलोमीटर, और ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। ठीक है, और अगर बात करें इस सेतु की, तो ये 2.32 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। ठीक, और ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु भी है। और ये इसकी जिस संरचना की बात करें तो ये 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें बेट द्वारकाद्वीप की, तो ये जो बेट द्वारकाद्वीप है वो द्वारका में स्थित है। ठीक, ये एक छोटा सा आइलैंड है। अगर यहाँ से अभी तक ओखा तक, यानी कि ओखा मेनलैंड तक जाना था, तो इसके लिए छोटी छोटी नौकाओं का सहारा लेना पड़ता था। बट अब ये ब्रिज बन जाने के बाद क्या होगा कि हम ब्रिज की कनेक्टिविटी की सहायता से ओखा तक पहुँच सकते हैं। कहाँ से? बेट द्वारका से ओखा तक ब्रिज की सहायता से पहुंच सकते हैं, और उससे कम टाइम में। ठीक है, मतलब ये टाइम भी रिड्यूस करेगा।
अगर बात करें बेट द्वारका की, तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, बेट द्वारका मंदिर, जो कि पर्यटन के लिए आकर्षक केंद्र है। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला न्यूज है वो क्या है। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना से रिलेटेड। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इससे पहले हम बात करते हैं PMMSY, मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ठीक, तो ये किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ये केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन इसका किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये मछुआरों के कल्याण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मछुआरों के कल्याण से रिलेटेड योजना है। ठीक, इसके लिए जो निवेश किया गया वो कितना? 20,050 करोड़ रुपए निवेश किया गया। ठीक है, और अगर बात करें मत्स्य पालन क्षेत्र में, तो यह सबसे बड़ा निवेश है अब तक का। ठीक ठीक है, अब मत्स्य पालन किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति से रिलेटेड है मत्स्य पालन। हाँ, ये योजना कब से कब तक चल रही है? तो 2021 से लेके 24-25 यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों, ठीक, कोई भी राज्य छोड़ नहीं रहा है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जाएगी। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना चलेगी। अगर बात करें इस योजना की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो इस योजना को कब लॉन्च किया था? तो 10 सितंबर 2020 में लॉन्च किया था। ठीक, तो हमने बात की अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ही एक सब स्कीम है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम है, उसको मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, ठीक है, अब इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। ठीक, मोदी ने नहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने। ठीक है, अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो था वो 5 सालों के लिए था। कितने सालों के लिए था? 5 ईयर के लिए था। बट ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य सह संपदा योजना है, ये 2023-24 से लेके 26-27 तक, यानी कि केवल और केवल 4 वर्षों की अवधि के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो है मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, यानी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर, और मत्स्य पालन से जुड़े MSME को समर्थन देना इसका उद्देश्य है। ठीक, जो अगला न्यूज है वह है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समान नागरिक संहिता जो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अपने भारत के संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में है। उसके आर्टिकल 44 के तहत UCC का उल्लेख किया गया है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। अब ये UCC है क्या? UCC का क्या अर्थ है? तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों, उनके लिए समान कानून ही UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। क्योंकि 7 फरवरी 2024, ठीक, दिन 7 फरवरी 2024 का, जब उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक को पारित किया। ठीक, इसीलिए ये न्यूज में आया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो UCC विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड है, वो देश का पहला राज्य बना है। ठीक, देश का पहला राज्य बन गया है। अब आप कहेंगे इससे पहले UCC गोवा में भी है, बट गोवा में जो UCC है, गोवा के इस्टेब्लिशमेंट होने से ही है, वो किसी विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया। ठीक, आगे देखते हैं 11 मार्च 2024, ठीक, मार्च 11 2024 भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, कौन सा अनुच्छेद? 201। अब अनुच्छेद 201 क्या है? आर्टिकल 201 कहता है गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो गवर्नर ने जो बिल रिजर्व किया था उसको 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। अगर द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी, ये विधेयक क्या बन जाएगा? अब एक एक्ट बन गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप
विषयक कानूनों और तत्संबंधी मामलों को नियंत्रित और नियमित करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक, नियंत्रित और विनियमित करना इसका उद्देश्य है। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है। ये नहीं कि उत्तराखंड के किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, नहीं, पूरे राज्य पे है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो ये उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो क्षेत्र के बाहर अधिवासित हैं। ठीक है, उन पे भी ये लागू होता है, यानी कि वहाँ तक विस्तार है। हाँ, एक अगर बात करें आर्टिकल 366 और के खंड 25 और इसके साथ पढ़े जाने वाले आर्टिकल 342 की 342 की, तो इसके अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। मतलब ये जो प्रावधान है यूसीसी का, वो किसी भी अनुसूचित जनजाति के लिए लागू नहीं होगा। एक कॉमन सेंस की बात है। जो भी ट्राइब्स होते हैं उनका एक अलग यूनिक कल्चर होता है। ठीक, उनकी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है। हम उनके कल्चर को अगर छीन लेंगे तो काहे का वो ट्राइब रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। बट देख सकते हैं आर्टिकल 366 और आर्टिकल 342। जो हमारा अगला न्यूज है वो है श्री राम लला की प्रतिमा से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करें श्री राम लला की प्रतिमा से रिलेटेड, तो इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2024 को हुई थी। डेट याद है, याद रहना चाहिए, 22 जनवरी 2024। ठीक, ये जो राम लला की प्रतिमा है उसका निर्माण कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर, कृष्ण का मतलब ही होता है काला, तो काले ग्रेनाइट पत्थर से किया गया। ठीक है, कहाँ से लाए गए? कर्नाटक से। कितने अरब साल पुराने? 2.5 अरब साल पुराने। कौन से पत्थर? कृष्ण शिला पत्थर, जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर कहलाते हैं। ठीक है, इनके वजन की बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मूर्ति की जो ऊंचाई है ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो कितनी है? 4.24 फीट। ठीक है, सॉरी। इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री राम लला की खड़ी मूर्ति को दर्शाया गया है। ठीक, ये जो प्रतिमा है वो 5 वर्ष की आयु के श्री राम लला की खड़ी मूर्ति को दर्शाया गया है। अगर बात करें मूर्ति के बेस की, तो ये जो मूर्ति है किस बेस पे बनाई गई है, तो कमल के फूल के आकार का बेस है, उसी के ऊपर श्री राम लला की मूर्ति को बनाया गया है। ठीक, चूँकि राम जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, इसीलिए श्री राम लला की इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु की 10 अवतारों को दर्शाया गया है। कौन कौन से अवतार हैं एक बार देख लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, ये 10 अवतार हैं। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में भगवान सूर्य, ठीक, भगवान सूर्य श्री राम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, जब लास्ट टाइम युद्ध करने जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके जो है रावण को मारने के लिए गए थे। ठीक है, तो सूर्य भगवान और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा आदि को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जबकि निचले हिस्सों में, जैसे कि हमेशा आप फोटोज में देखते हैं, निचले हिस्से में कौन? लॉर्ड हनुमान, ठीक, हनुमान जी, और दूसरी तरफ गरुण जी को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके जो मूर्तिकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? अरुण योगीराज। तो क्या नाम है उनका? अरुण योगीराज। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। ठीक, श्री राम लला की इस प्रतिमा को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बालक राम। ठीक, अभी तक बात हुई मूर्ति की, अब हम बात करेंगे मंदिर की। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात करें तो ये किस शैली में बनाया गया? तो नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो नॉर्थ है वहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण होता है वो नागर शैली में होता है, और जो साउथ है वहाँ पे मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में होता है, और जो बीच में मंदिर बने होते हैं उनका निर्माण बेसर शैली में होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, नॉर्थ में मंदिर बना है तो नागर शैली में ही, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। ये मंदिर 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला होगा। ठीक, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी? 20 फीट। मैंने कहा प्रत्येक मंदिर की ऊंचाई, पूरे की नहीं। तो 3 मंजिल की मतलब लगभग 60 फीट की ऊंचाई होगी। ठीक है, मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? 392 खंभे। एग्जाम में मुझे लगता है पिलर उलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो
संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395। पिलर कितने हैं? 395 अगर हम 3 घटा दें तो उतने पिलर हैं, मतलब 392 खंभे हैं। और द्वार कितने हैं? 44 द्वार हैं। अभी हम यूसीसी पढ़ के आ रहे हैं तो आप लोग समझदार हैं तो 44 द्वार हैं, ठीक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह क्या होता है? जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। तो जो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में क्या है? श्री राम की बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार, ठीक है, बनाया जाएगा होगा। मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। कौन कौन से? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ठीक। अगर इन 5 मंडपों को कोई श्रद्धालु पार कर लेगा तो उसके बाद वो भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर बात करें मंदिर के चारों ओर की, तो मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि इनके चारों कोनों पर भगवान सूर्य, ठीक, एक बार फिर से भगवान सूर्य, माँ भगवती यानी कि शक्ति, भगवान शिव और गणपति के मंदिर स्थापित किए जाएंगे। तो किसके? सूर्य, भगवती, शिव, गणपति, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। मंदिर के समीप ही पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा, ठीक। क्या विद्यमान रहेगा? पौराणिक काल का सीताकूप। और मंदिर के परिसर में प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर हैं जो कि राम के लाइफ से बिलोंग करते हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, ठीक, ऋषि पत्नी देवी अहल्या, ठीक, ठीक है। इन लोग के भी मंदिर होंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप लोग से क्वेश्चन है, लोहे के एविडेंस जो सबसे पहले मिले थे वो कहाँ से मिले थे, ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या लोहे के एविडेंस प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो अगला पॉइंट है। इनके निर्माण के लिए अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगाई गई। तो देखते हैं कहाँ से क्या क्या मंगाया गया, ठीक, मंदिर के निर्माण के लिए। तो गुलाबी रंग का जो बलुआ पत्थर है उसे राजस्थान से लाया गया है। कहाँ से? राजस्थान से। टीक जो कि उच्च गुणवत्ता वाली एक लकड़ी होती है, उसे कहाँ से लाया गया? उसे महाराष्ट्र से लाया गया, ठीक। तेलंगाना एवं कर्नाटका से क्या लाया गया? तो ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए। क्या उत्तर प्रदेश से भी कुछ लाया गया? उत्तर प्रदेश से लाया गया ब्रासवेयर। मंदिर ही उत्तर प्रदेश में है, लाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश से बांसवेयर को लिया गया। जबकि जो 42 घंटियाँ हैं, ठीक, मंदिर में जो 42 घंटियाँ लगाई जाएंगी वो कहाँ से लाई जाएंगी? तो वो लाई गई तमिलनाडु से, ठीक है। कहाँ से लाई गई? तमिलनाडु से, ठीक है। आगे देखते हैं। हस्तशिल्प वाले लकड़ी के जो दरवाजे हैं, ठीक, लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो कहाँ से लाए गए? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है, ठीक है। अगर इसके बात करें इस मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा इस मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं, ठीक। इस मंदिर से रिलेटेड एक जो बहुत अनूठी विशेषता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज़ है, वो ये है कि सूर्य तिलक मैकेनिज्म। हम समझते हैं क्या है ये सूर्य तिलक मैकेनिज्म, ठीक। इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन, किस दिन? श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? 6 मिनट के लिए जो सूर्य की किरणें होंगी ना, वो श्री राम लला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाया गया ये मैकेनिज्म। देखो, गियर बॉक्स और परावर्तक दर्पण हो या लेंस, उनका उपयोग करके उनको इस तरह से अरेंज किया गया, उनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि मंदिर के शिखर के निकट, ठीक है, कहाँ? मंदिर के शिखर के निकट तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाए, ठीक। जब गर्भगृह तक लाया जाता है उसके बाद उनके डायरेक्ट फोरहेड पे पड़ता है। कितने मिनट के लिए? 6 मिनट के लिए। उसे ही सूर्य तिलक कहते हैं। और इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? सूर्य तिलक मैकेनिज्म, ठीक। जो हमारा अगला न्यूज है वो है अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहवा सेवा अटल सेतु। इस सेतु को एमटीएचएल सेतु भी कहते हैं, मतलब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें इसकी, तो इसके बैकग्राउंड की, तो प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में इस सेतु की आधारशिला रखी थी। तो अभी न्यूज में ये क्यों है? क्योंकि 12 फरवरी 2024 के दिन, किस दिन? 12 जनवरी 2024 के दिन मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी नहवा सेवा अटल सेतु यानी
EMTHL सेतु का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, भारत का सबसे लंबा सेतु। अगर बात करें कि समुद्री सेतु के टर्म में, तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। अगर विश्व के स्तर पर बात की जाए तो यह विश्व में 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। इस सेतु की लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर इस सेतु की लंबाई है। ठीक है। अब देखते हैं ये कितने लेन का है, तो ये 6 लेन का है, 6 लेन ब्रिज है। ठीक। इसमें कौन से मटेरियल का यूज किया गया है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसी मटेरियल से इसको बनाया गया है। इसीलिए यह आपदा प्रतिरोधी ब्रिज है। ठीक। आपदा प्रतिरोधी, डिजास्टर रिजिलियंट, मतलब इस पर किसी भी भूकंप, हाई टाइड और साइक्लोन का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस सेतु के लिए ठीक ठाक मात्रा में स्टील का यूज किया गया है। तो कितना स्टील का यूज किया गया है, 1.77 लाख मीट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है। ठीक। अगर हम इसे एल्फेल टावर से कंपेयर करें तो एल्फेल टावर की तुलना में इसमें 17 गुना, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 17 गुना अधिक स्टील का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसे हावड़ा से कंपेयर करें तो हावड़ा ब्रिज के कंपेरिजन में 4 गुना अधिक स्टील का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है। यह जो सेतु है किससे किसको जोड़ेगा, ये सेतु मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको सुगम बनाएगा। ठीक है। तो अभी जो है मुंबई से नवी मुंबई तक की जो यात्रा का टाइम है वो कितना है, 2 घंटे का टाइम लगता है। बट अगर ये सेतु बन जाता है, ये ब्रिज बन जाता है, ये दूरी मात्र 15 मिनट में ही तय की जा सकेगी। ठीक है। जो अगला न्यूज़ है देखते हैं। अगला न्यूज़ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है। 11 जनवरी 2024 का दिन जब द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रिजल्ट को घोषित किया। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। तो इसमें कितने शहर सम्मिलित हैं, तो इसमें 4477 शहर असेसमेंट, ठीक, शहरों का असेसमेंट किया गया। इसमें जो कंटोनमेंट बोर्ड है यानी कि जो छावनी है कितने हैं, 61 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा किनारे बसे शहर कितने हैं, तो 88 गंगा किनारे बसे शहर हैं। अगर हम बात करें संस्करण कौन सा है, तो 8वां संस्करण है। ठीक है। आगे देखते हैं अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किया। इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ठीक है। तो लगातार कौन सी बार, 7वीं बार। लेकिन इस बार क्या है कि इंदौर के साथ साथ सूरत को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई। ठीक। ये अलग है। इंदौर के साथ साथ क्या हुआ, सूरत को भी प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं टॉप 10 शहरों की रैंकिंग, कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो हम एक रैंक पे दो को देख रहे हैं, एक इंदौर, दूसरा सूरत। ठीक है। आगे देखते हैं तीसरे स्थान पे कौन है, तो नवी मुंबई, चौथे स्थान पे विशाखापट्टनम, 5वें स्थान पे भोपाल। आगे देखते हैं छठे विजयवाड़ा, 7वें पे नई दिल्ली, 8वें पे तिरुपति, 9वें पे ग्रेटर हैदराबाद, 10वें पे पुणे। ठीक है। तो इस तरह से हमें 3-4 ही याद रखने हैं, लेकिन अगर पूछे कि इन 10 में कौन शामिल नहीं है तो एक बार 10 पे निगाह डालना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है 3-4 ही हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल। ठीक है। 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें तो कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो सासवाड़ जो महाराष्ट्र में है, ठीक, जो कि महाराष्ट्र का है, ये टॉप पे है। पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में, ये सेकंड स्थान पे है। लोनावाला जो कि तीसरे स्थान पे है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक। अगर हम अब शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो कौन है, यमसी का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, यम का मतलब मध्य प्रदेश, सी का मतलब छत्तीसगढ़। तो 3 शीर्ष राज्य कौन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर बात करें 27 राज्यों की सूची में तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी PCS के लिहाज से। तो यूपी का कौन सा स्थान है 27 राज्यों की सूची में, 9वां स्थान। बिहार का कौन सा स्थान है, BPSC के हिसाब से 15वां स्थान। ठीक, 15वां स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं शीर्ष 5 गंगा शहर। अगर हम बात करें शीर्ष 5 गंगा शहर की तो उसमें से जो 3 हैं, टॉप 3 हैं, वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं। कौन, नंबर 1 पे है वाराणसी, नंबर 2 पे प्रयागराज, नंबर 3 पे बिजनौर। चौथे स्थान पे नाम आता है हरिद्वार उत्तराखंड का, और जो 5वें स्थान पे फिर से यूपी लौट आता है और कन्नौज का स्थान आता है। ठीक है। अगर बात करें
कंटोनमेंट कंटोनमेंट की तो जो छावनी है, मध्य प्रदेश की मऊ छावनी को टॉप सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, टॉप छावनी के रूप में घोषित किया गया है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर, शीर्ष 20 शहरों में, 10 शहरों में तो हमने नाम ही नहीं देखा था, शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर शामिल है। वो कौन सा है? नोएडा। और इसको जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है? तो नोएडा को मिला है 14वां स्थान। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड शहर और उनके स्थान, एग्जाम में मैचिंग के लिए पूछ सकता है। तो गाज़ियाबाद का कितना स्थान है? 38। अलीगढ़ का क्या स्थान है? 40। वाराणसी का जस्ट एक ज़्यादा 41। लखनऊ का 44। ठीक है। फिरोजाबाद जहाँ की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं, कितना? 52 प्लेस पे है। प्रयागराज 71 प्लेस पे है। ठीक है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर की, तो उसमें जो है चंडीगढ़ को जो है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं 5 स्टार शहर। ठीक, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में जो टॉप किया है वो कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा। ठीक, 5 स्टार रेटिंग मिली है इसे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। किसका विमोचन किया गया है? स्वच्छ भारत के गीत का विमोचन। तो देखते हैं क्या है इस गीत का शीर्षक। तो इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इस गीत के गायक कौन हैं? तो गायक हैं कैलाश खेर। ठीक है। जो अगला न्यूज है वो है आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। चूँकि 11 दिसंबर 2023 दिन 11 दिसंबर 2023 सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो निरस्त घोषित किया था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। ठीक है, इसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को। तो इस जो पीठ में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, ठीक, एक बार देख लेते हैं। DY चंद्रचूड़ इसके अध्यक्ष थे। SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत इनमें शामिल थे। जो अध्यक्ष कौन थे? DY चंद्रचूड़। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 अगस्त 2019 को जो 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त घोषित किया गया था वो एकदम सही है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है। आगे देखते हैं जो अगला न्यूज है वो क्या है। वो अगला न्यूज है नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है ये नमो ड्रोन दीदी योजना। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 29 नवंबर 2023 को कैबिनेट ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। कब की? 29 नवंबर को। इसी परिप्रेक्ष्य में एक दिन बाद 30 नवंबर को 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक, सबसे पहली बात किया एक सेंट्रल सेक्टर यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक, 2024-25 से लेके 25-26 की अवधि तक जो वित्तीय परिव्यय है इससे रिलेटेड वो कितना है? 1261 करोड़ रुपए है। ठीक, केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने किया 15,000 चयनित महिलाएं, कहाँ से? सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और उनको प्रदान किया ड्रोन। ठीक है। अब ये जो ड्रोन 15,000 प्रदान किए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे क्या सरकार प्रोवाइड कराएगा? नहीं, 500 ड्रोन तो उर्वरक कंपनियां प्रोवाइड कराएंगी, और जो बचे 14,500 ड्रोन हुए उन्हें केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। ड्रोन एवं उससे जो उसमें उसके लिए जो सहायक एसेसरीज हैं, जो उपकरण हैं, उनकी जो कुल लागत है वो 10 लाख रुपए है। ठीक, तो महिला एवं सहायता समूहों की ड्रोन की 80% की जो लागत है यानी कि 8 लाख की जो लागत है उसे केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होंगी। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ड्रोन दीदी क्या है। ड्रोन दीदी के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रदान करना और ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करना। ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर दीदी को ड्रोन दीदी बनाना है तो क्या करना है? उनको ड्रोन देके ड्रोन का प्रशिक्षण देते तो वो ड्रोन दीदी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कब की थी? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को। 11 मार्च 2024 को 1000
नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे गए। ठीक, अब हम कुछ इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पे बात करते हैं। क्योंकि हमने देखा अभी जो ड्रोन दीदी कार्यक्रम था ये किस लिए है, ये ड्रोन को प्रोवाइड कराना है, लेकिन किस लिए, जिससे कि जो नैनो उर्वरक है और कीटनाशक है उनका ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जा सके। ठीक, तो हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में, उर्वरक के बारे में। जो भारत का उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो इंडिया है उसका उत्पादक के क्षेत्र में भारत में जो पूरे विश्व में जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन दुख की बात ये है कि हम दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। ठीक, ये किस लिए, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ों की अपर्याप्तता है, जैसे गैस, फास्फेटिक, पोटास, इन सब चीज़ों की अपर्याप्त सुविधा होने के कारण हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक होने के साथ साथ दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। ठीक, अब सरकार ने क्या किया है कि आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए, ठीक, जो बंद पड़ी हुई उर्वरक इकाइयां हैं उनका पुनरुद्धार करना है, उनको पुनः जीवित करना है। ठीक, और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कुछ नई इकाइयों की स्थापना भी करना है। ठीक, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान यानी कि इंडिजीनियस रिसर्च है उसको भी प्रोत्साहित करना है। ठीक, तो सरकार को का जो इंडिजीनियस रिसर्च है उसको प्रोत्साहन भी देना है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र का विकास संभव हो सका है। ठीक, तो आप जानते ही हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये सब क्या हैं, तरल उर्वरकों के उदाहरण हैं। ठीक, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का जो छिड़काव करने के लिए ड्रोन दीदी योजना लाया गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है पीएम जनमन। ठीक, देखते हैं क्या है ये पीएम जनमन, क्यों है ये न्यूज़ में। क्योंकि 15 नवंबर 2023 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को क्या, जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, कहाँ से, झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की। कहाँ से, झारखंड की खूंटी से। कब, 15 नवंबर 2023 को। किसने की, प्रधानमंत्री मोदी ने। किसकी शुरुआत की, तो पीएम जनमन की। ठीक, इसके तहत क्या होगा, क्या लक्ष्य है पीएम जनमन का, देखें। इसका लक्ष्य है विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूहों का विकास करना। किन 75 जनजाति समूह का विकास करना, PBTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि संख्या में कितने हैं, 75, उनका विकास करना। ठीक, ठीक है। अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए 23-24 से वर्ष 25-26 तक कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय की मंजूरी दी है। ठीक, जो टोटल आउटले है वो कितना है, 23-24 से लेकर 25-26 तक 24,104 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कितने मंत्रालय शामिल हैं। तो भैया ट्राइबल मिनिस्ट्री को लेके टोटल 9 मंत्रालय शामिल हैं। ठीक, ट्राइबल मिनिस्ट्री को लेके टोटल 9 मंत्रालय शामिल हैं। 8 मतलब 8 + 1, एक कौन होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री। जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो क्या है, वो नोडल और कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा। ठीक है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि पक्का घर, सड़क, कनेक्टिविटी, पाइप, जलपूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ठीक है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और PBTG बहुल जनजाति बस्तियों में सरकारी योजनाओं को 100% पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करें तो जो हमारा सेंसस 2011 हुआ था उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 10.45 करोड़ है। ठीक, ठीक है। ये जो पीएम जनमन है ये 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, जो 75 PBTG ग्रुप हैं वो कहाँ से हैं, तो वो 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं।